डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल। कोयले को इंडस्ट्रियल बेस बनाने से या कोयले आधारित इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कभी ना कभी इसका भंडार समाप्त हो जाएगा, और यदि इस पे ओवर डिपेंडेंसी हमारी बनी रही और ये भंडार यदि खत्म हो गया तो हमें आगे चल करके दिक्कत होगी। अतः ये नॉन रिन्यूएबल है, इसका यूटिलाइजेशन तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे नंबर पे हाई एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। काफी मात्रा में कोयले से ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ टॉक्सिक मेटल भी कोयले से निकलते हैं, जैसे कि मरकरी और कुछ हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम। तो इस प्रकार से ये हैवी मेटल्स जब एटमॉस्फेयर वगैरह में जाते हैं तो सॉइल वाटर कई प्रकार के पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। हेल्थ कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोयले की माइनिंग में लगे हुए लोगों को कई प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। दो मोस्ट कॉमन डिसीजेस हैं। पहला है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनाइयोसिस, शॉर्ट में इसको बोला जाता है CWP। इसी का दूसरा नाम है ब्लैक लंग, या इसी का तीसरा नाम है डर्टी लंग डिसीज। कुल मिलाकर के इस बीमारी में क्या होता है कि कोल माइनिंग में लगे हुए लोगों के फेफड़ों में बहुत सारा कोयले से निकलने वाले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स लंग्स में जाकर के फंसते जाते हैं, और आने वाले पीरियड में वो लंग्स को बीमार कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, और अगर उसका सही समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो आगे चल करके लंग्स कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पहली बीमारी है। दूसरी बीमारी है सिलिकोसिस, जिसमें ये भी लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, और इसमें जो सिलिका है, सिलिकॉन है, सिलिका रेत के कण जैसे होते हैं, वो डस्ट में वो जो है हमारे फेफड़ों में जाकर के जमा होने लगते हैं। तो ये दो मोस्ट कॉमन बीमारी है। इन बीमारियों को दूर करने के लिए और इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ NIOSH इंस्टीट्यूट है, जिसने कोल वर्कर्स हेल्थ सर्विलेंस प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंतर्गत समय समय पर कोल वर्कर्स लोगों का प्रॉपर एक्सरे और फिजिकल चेकिंग की जाती है, और इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ने से पहले उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। तीसरे नंबर की समस्या है, क्योंकि कोल माइनिंग या कोई भी माइनिंग हो एक नॉइजी एक्टिविटीज है, तो नॉइज प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है, और जो लोग हैं उनके मन में एक अशांति जैसी चीज हमेशा उनके दिमाग में खटपट खटपट वाली चीजें वो चलती रहती है। बॉडी वाइब्रेशन, विभिन्न प्रकार के मशीन और कोल माइनिंग की एक्टिविटी में जो लोग रहते हैं उनको हमेशा एक चीज ये महसूस होती रहती है कि हमारे बॉडी में वाइब्रेशन है, और वो किसी भी दूसरे काम में प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, खास करके जहां पर ओपन कास्ट माइनिंग होती है वहां पर लंबे समय मजदूर सनरेज के इफेक्ट में होते हैं, जिससे उनको अल्ट्रावायलेट का ज्यादा डोज मिल जाता है, और आने वाले दिनों में उनको स्किन कैंसर जैसी डिसीजेस देखने को मिलती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये जो एक समस्या है ये काफी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन खास करके जिनकी स्किन थोड़ी सी काली होती है उनको ये रिस्क कम पाया जाता है। इसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मसल और स्केलेटल माने हमारी मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी इस कोल माइनिंग में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार से झेलना पड़ता है। थर्मल स्ट्रेस, जिस भी जगह चाहे आप अंडरग्राउंड कोल माइनिंग करें चाहे आप बाहर माइनिंग करें, वो एक बड़ा टेम्परेचर वाला माहौल होता है, और लंबे समय तक उस हाई टेम्परेचर में काम करने के कारण लोगों को अनेक प्रकार के स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, जिसको थर्मल स्ट्रेस का नाम दिया गया है। इसके अलावा केमिकल हैजार्ड्स, मीथेन गैस वहां से निकलती है, सल्फर गैस वहां पर निकलती है, और भी कई प्रकार के केमिकल पॉइजनस गैसेस वहां से निकलती हैं, जिसके संपर्क में आने से इंसान को कई प्रकार की समस्याएं और परेशानियां हो सकती हैं। तो ये मेजर 8 इंपॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ रेडिएशन, एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जितना रेडियोएक्टिव रेडिएशन न्यूक्लियर पावर प्लांट से नहीं निकलता, उससे ज्यादा कोल माइनिंग वाले जगहों से या कोल बेस्ड पावर प्लांट से रेडिएशन निकलता है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए ये रेडिएशन भी एक समस्या है। इसके अलावा एसिड रेन एंड अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
कोल माइनिंग से सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि के ऑक्साइड निकलते हैं जो आगे चल करके वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर के एसिड बनाते हैं और फिर वो एसिड रेन करते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कोल माइनिंग या कोल से देखने को मिलते हैं। ये हमने कर लिया यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ कोल। इसके पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कोल पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि ये सारे चैलेंजेस हैं कोल माइनिंग सेक्टर से, उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने क्या कुछ उपाय किया है। अप्रैल 2018 में उत्तम नामक एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म है अनलॉक ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट, यानी तीसरे पार्टी के असेसमेंट के द्वारा कोल माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। तो इट इज फॉर कोल क्वालिटी एंड कोल मॉनिटरिंग ऐप। नंबर 2, ऑनलाइन कोल क्लियरेंस सिस्टम बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉर प्रोवाइडिंग सिंगल विंडो एक्सेस टू इन्वेस्टर्स। जो बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स अब आ रहे हैं कोल माइनिंग के सेक्टर में, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक ऑनलाइन कोल क्लियरेंस सिस्टम किया है जिसमें से ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, ऑनलाइन बिडिंग होगी, ऑनलाइन तरीके से सारा काम होगा और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारे क्लियरेंस उसको मिलेंगे। तीसरी बात, कोल एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम CAMS बाय CIL। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोल एलोकेशन में जो मॉनिटरिंग की जाती है उसके लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है। चौथी बात, ओपनिंग अप ऑफ कॉमर्शियल कोल माइनिंग फॉर इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। भारत सरकार ने लंबे समय से जो कोल माइनिंग पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी सरकार की मोनोपोली थी उसको दूर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाया है और कॉमर्शियल माइनिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया गया है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम, अब अंतरराष्ट्रीय कॉम्पिटिटिव लेवल की बिडिंग होगी कोयले में जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग भाग ले सकते हैं और उसमें ऑनलाइन बिडिंग होगी, ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी कोल फील्डों की और वो बोली होगी रुपीस पर टन पे। छठवीं बात, रिस्क मैनेजमेंट पर सरकार पर्याप्त मात्रा में ध्यान दे रही है ताकि कोल माइनिंग से जुड़े हुए हेल्थ, सेफ्टी और जो रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको कम से कम किया जा सके। 100% FDI ऑटोमेटिक रूप 2019 में कर दिया गया है। इस अर्थात अब इंटरनेशनल कंपनीज भी भारत में कोल माइनिंग ऑप्ट कर सकती हैं। ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ PSUs, 2020 के पहले भारत में कंप्लीटली मोनोपोली थी कोल माइनिंग में पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, जैसे कि CIL, SCCL, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इत्यादि। लेकिन अब जो मोनोपोली थी उसको ब्रेक कर दिया गया है और प्राइवेटाइजेशन की ओर भारत सरकार ने कदम बढ़ा लिया है। CIL ने एक विजन लॉन्च किया जिसका नाम है कोल विजन 2030। अब इसका पर्पस क्या है? टू एसेस द फ्यूचर डिमांड सिनेरियो फॉर कोल सेक्टर इन इंडिया। 2030 तक भारत में कोयले की कितनी मांग होगी और उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये कोल विजन 2030 जो है CIL ने लॉन्च किया है। 10वीं बात है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। कैसे कोल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है? इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपना एक विजन लॉन्च किया है जिसके अनुसार अभी वर्तमान में हमारा जो टोटल कोल प्रोडक्शन है वो 730 मिलियन टन है और 2030 तक इसको बढ़ा करके 1149 मिलियन टन करने का लक्ष्य मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रखा है। 11वें नंबर की बात, लेस कोल फॉर मोर पावर। ये कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कोयला मंत्रालय, नवीन ऊर्जा मंत्रालय और शक्ति मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों ने मिलकर के लेस कोल फॉर मोर पावर प्रिंसिपल को फ्रेम किया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में कोयले पर जो एक्स्ट्रा हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है और कोयले पर जो एक्स्ट्रा बर्डन है कि इंडिया में एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कोल की बहुत ज्यादा प्राथमिकता है, धीरे धीरे हम कोल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे ताकि कोल डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके। इसी बात को ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 2026-27 तक 275 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही अभी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो टोटल कोल का कंट्रीब्यूशन है वो है 76%, उसको भी घटा करके 38% 2026-27 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी ओवरऑल कोल से डिपेंडेंसी कम करनी है। कोल के अलावा जो अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उस पर सरकार ध्यान देगी, जैसे सोलर है,
सोलर फोटोवोल्टाइक है, विंड है, हाइड्रो है, बायोमास है, ऐसे तमाम प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी, कोल बेड मीथेन है, सेल गैस है। तो ऐसे अनकन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर भारत सरकार ध्यान देगी, सो दैट कोल पर और जो फॉसिल फ्यूल है उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलरेडी कम हो जाएंगी। उज्ज्वल भारत योजना लॉन्च किया गया है और इस उज्ज्वल भारत योजना को भी इन्हीं तीनों मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 24 घंटे सातों दिन अफोर्डेबल क्लीन पावर फॉर ऑल। भारत के सभी लोगों को 24 घंटे सातों दिन क्लीन एनर्जी मिले। और ये क्लीन एनर्जी कब मिलेगी? जब हमारी डिपेंडेंसी कोल से कम होकर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर आएगी। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया शक्ति, जिसका मतलब है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। इसके अंतर्गत कोल एलोकेशन वगैरह में भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण कार्यक्रम, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप लोग देख करके लिख लीजिएगा कि ये कार्यक्रम क्या है। कोल विदेश डिवीजन ऑफ CIL, कोल इंडिया लिमिटेड की एक डिवीजन है जिसका नाम है कोल विदेश डिवीजन। ये काम क्या करती है? ये दुनिया भर के देशों में जहां पर भी भारत को ठीक अपॉर्चुनिटी लगती है वहां के कोल माइनिंग को ऑप्ट करती है। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि CIL ने मोजाम्बिक में पूरा कोल फील्ड ऑप्ट किया है और वहां से जो कोयले का प्रोडक्शन होगा वो भारत को आएगा। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने तमाम कोशिशें जो है और तमाम इनिशिएटिव्स की है ताकि कोल सेक्टर के प्रॉब्लम्स को, कोल सेक्टर से जुड़े हुए वर्कर्स के प्रॉब्लम को, उनके हेल्थ को, उससे रिलेटेड और भी जितने मुद्दे हैं उन सबको कंप्रहेंसिवली एड्रेस किया जा सके, कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, कोयले में जो एस कंटेंट की मात्रा है उसको कम किया जा सके। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और इस प्रकार से हम लोग ये इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी आपको करंट अफेयर्स में या किसी टेलीविजन प्रोग्राम में चर्चा करते हुए कोई नई पॉइंट इनमें से कहीं भी मिलता है तो वहां पर आप उसको सप्लीमेंट ऐड कर लेंगे और वो सप्लीमेंट करके आपका वो मैटर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भी करते हैं और इतनी बात भी ध्यान रखते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, पर यह है कि इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए, कुछ जगह बचा था तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं। नेशनल इन्वेंटरी ऑन इंडियन कोल रिजर्व, ये एक रिपोर्ट है जिसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट कनके झारखंड में लोकेटेड है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, इसके पहले भी संस्था नाम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 9वीं सब्सिडरी है CIL की, मैंने आपको बताया था 8वीं सब्सिडरी है CIL की, जिनमें से जो 7 सब्सिडरी हैं वो कोल के प्रोडक्शन में इंगेज हैं, लेकिन ये कोल के प्रोडक्शन में इंगेज नहीं है। ये भारत सरकार की एक मिनी PSU है जिसका हेडक्वार्टर रांची में लोकेटेड है। चौथा नंबर, नेशनल सेंटर फॉर क्लीन कोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो नेशनल सेंटर है ये बेंगलुरु में लोकेटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत नहीं आता। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, उसी की एक विंग है, उसी की एक संस्था है। इसी के साथ हमारा ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक्सेट्रा यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सजेशन क्या है कोल सेक्टर के लिए और इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग्स, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ होल ऑफ आवर कोल एंड कोल रिलेटेड ऑल द इश्यूज। थैंक यू।